हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज अपने बात करते हैं हिंदी के वर्ण विचार के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ण विचार, पहले तो अपने समझेंगे कि वर्ण होता क्या है। ठीक है, आगे चलते हैं धीरे धीरे। वर्ण मौखिक और सबसे छोटी इकाई। मौखिक का मतलब है, कल भी बताया था आपको कि मौखिक का मतलब होता है बोलना। बोलने के आधार पर अब मैं बोल रहा हूँ, मौखिक रूप से बोल रहा हूँ। मौखिक रूप से बोलने की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि। ध्वनि में बोल रहा हूँ, ये ध्वनि निकली है मुंह से, तो ये ध्वनि है। मौखिक रूप से बोली गई सबसे छोटी इकाई ध्वनि, और ध्वनि के ही लिखित रूप को, ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। कहने का भाव है कि अब मैं बोल रहा हूँ रमेश, तो ये क्या है? ध्वनि। और मैं इसको लिखित रूप में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? ये वर्णों में विभक्त हो जाएगा। अब अपने बात करते हैं वर्ण की, कि अगर वर्ण है क्या? ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। ठीक है, छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं कर सकते। कहने का भाव है कि ऐसी ध्वनि जिसके लिखित रूप के हम टुकड़े नहीं कर सकते। कहने का भाव है, मैंने लिखा क्या हम इसके टुकड़े कर सकते हैं? आइए देखते हैं कि आगे नहीं तोड़ सकते। अगर मैं पूरा हलंत नहीं लगाता तो आगे इसके टुकड़े बिल्कुल कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर ये हलंत लगा हुआ है तो क्या आधा है, स्वर रहित है। अगर हलंत नहीं लगा तो इसमें स्वर है, इसके टुकड़े हम बिल्कुल कर सकते हैं। क्या प्लस है। ठीक है, वर्ण जिनके हम टुकड़े नहीं कर सकते, लिखित रूप की छोटी छोटी इकाई जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। आगे चलते हैं। वर्ण के प्रकार। वर्ण के प्रकार। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। आपने छोटी कक्षा में पढ़ा ही होगा कि स्वर और व्यंजन अलग अलग। अब अपने बात करेंगे पहले स्वर की, कि स्वर क्या होते हैं। स्वर वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण निबार्ध रूप से, कहने का मतलब है बिना बाधा के इनका जो उच्चारण होता है, फेफड़ों की हवा बिना रुके बाहर आती है। अब आप उच्चारण करके देखो, ए आ ई, कोई रुकावट आ रही है? नहीं। तो इसके कहने का मतलब है फेफड़ों में हवा बिना रुके बाहर आती है, बिना किसी अन्य अक्षर की सहायता से स्वतंत्र रूप से उच्चारण किए जाते हैं। बिना किसी अन्य अक्षर की सहायता से वर्णों का उच्चारण, स्वरों का उच्चारण किया जाता है। अब मैंने बोला ए, तो इसमें कोई अन्य अक्षर या वर्ण लिया मैंने? नहीं। मैंने बोला आ, बिना रुके फेफड़ों से हवा बाहर आ रही है और किसी अन्य स्वर या अक्षर की भी सहायता नहीं ली जा रही। ठीक है, तो ऐसे क्या होते हैं? स्वर बिना रुके, बिना रुकावट के हवा सीधी बाहर आए। ठीक है, बाधा ना हो, निबार्ध रूप से हो और स्वतंत्र हो, खुद में स्वतंत्र हो। स्वतंत्र का मतलब है कि किसी अन्य अक्षर का हमें इसमें जरूरत नहीं होती। ठीक है, अब कहते हैं संख्या। अब अपन बात करते हैं कि संख्या। स्वरों की जो संख्या होती है हिंदी व्याकरण में 11 होती है। स्वरों की संख्या हिंदी व्याकरण में 11 होती है। ठीक है, होती है ए आ ई उ री रे सी ऐ ओ औ। स्वरों की संख्या। अब अपने बात करें मात्रा की, तो ए की कोई मात्रा नहीं होती। ठीक है, अगर किसी स्वर व्यंजन या व्यंजन में इसका मिलन होता है तो उस व्यंजन को यह पूरा कर देता है। ठीक है, उसके बाद आ की मात्रा, ई की मात्रा, बड़ी ई की, ऊ की आगे ये मात्राएं हैं। ठीक है इनकी। अब मेन बात है, अगर आपसे सीधा पूछा जाए कि स्वर हिंदी व्याकरण में स्वर कितने होते हैं, हिंदी व्याकरण में स्वर कितने होते हैं, तो आपका क्वेश्चन होगा, आपका आंसर होगा 11। अगर मैं आपसे अब बात करूं कि हिंदी वर्णमाला में या हिंदी व्याकरण में मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या क्या है,
तो अपने बात करेंगे मात्रा के आधार पर स्वर कितने होते हैं 11। तो कौन सा स्वर है जिसकी मात्रा नहीं होती? जी हाँ, वो स्वर है री ऋषि, इसकी स्वयं की कोई मात्रा नहीं होती। ठीक है, अगर मैं यही बात करूं आपसे कि मूल स्वर कौन से हैं, मूल स्वर कौन से हैं, मूल स्वर कहने का मतलब मूल स्वर का कह सकते हैं कि जिसका खुद का अस्तित्व हो, जिसका खुद का अस्तित्व हो, वो किसी अन्य स्वर की सहायता से ना बने हो, तो मूल स्वर होते हैं 4। वो अपने आगे बात करेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे अपने बात करेंगे कि स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का आगे वर्गीकरण होता है। ठीक है, तो अपने स्वरों का वर्गीकरण करते हैं मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर पहला अपने करेंगे मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और क्लुप्त स्वर। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ठीक है, पहले बात करेंगे अपने ह्रस्व स्वर की। ये होते हैं 4, ये होते हैं 4। उच्चारण में कम से कम समय लगे, उच्चारण में कम से कम समय लगे तथा हवा मुख से कम मात्रा में बाहर आए। कम से बोलने में कम से कम समय लगे तथा और हवा जो मुख से बाहर आ रही है वो कम से कम बाहर आए। ठीक है, तो इनको क्या कहेंगे? ह्रस्व स्वर। इनकी संख्या क्या होती है? 4, ए, ई, उ और री, ऋषि। और इन्हीं को ही हम क्या कहते हैं? मूल स्वर। जो अपने यहाँ बात की थी मूल स्वर, कहने का मतलब कि इनका खुद का अस्तित्व है। अगर अपनी ए है, ए के टुकड़े कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो कहने का मतलब ये मूल स्वर है। आ के कर सकते हैं? बिल्कुल जी, आ के कर सकते हैं। आ बनता है ए प्लस ए बनता है, आ बनता है ए प्लस ए के, तो ये मूल स्वर नहीं है, ये 2 ए के मिलन से आ बना है। ई खुद स्वयं स्वतंत्र है, उ खुद स्वतंत्र है और ऋषि खुद स्वतंत्र है। तो ये 4 क्या हो गए? मूल स्वर हो गए। अब इनसे क्वेश्चन आएगा कि आदि स्वर कौन से होते हैं? आदि का मतलब जिनका अस्तित्व खुद का स्वयं का था, वो आदि स्वर, मूल स्वर। ठीक है, या एक मात्रिक स्वर जिनकी खुद की एक ही मात्रा होती है। आगे अपने बात करते हैं दीर्घ स्वर की। इनकी संख्या 7 होती है, इनकी संख्या 7 होती है। उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है। अब मैंने बोला ए, उसके बाद बोलूँगा आ, थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है इसमें। ठीक है, इनकी संख्या होती है 7, आ, ई, बड़ा ऊ, ए, डी और औ। ठीक है, अब आगे अपने बात करेंगे कि दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर मतलब कि ह्रस्व स्वर से थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा। जैसे ए बोलेंगे तो आप बोल के देखो आ, थोड़ा सा मामूली सा समय ज़्यादा लग रहा है। इनकी संख्या 7 होती है। आगे अपने बात करेंगे क्लुप्त स्वर। क्लुप्त स्वर ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगेगा, 3 गुना समय लगेगा। इनकी पहले तो बात है, इनसे क्वेश्चन बहुत कम ही पूछा जाता है। अगर सीधा क्वेश्चन आए कि स्वरों का वर्गीकरण, तो 2 ही क्वेश्चन होते हैं इसके, ह्रस्व और दीर्घ। तो करवा देते हैं, लेकिन इस पर क्वेश्चन बहुत कम आता है। ह्रस्व से 3 गुना समय लगता है। पहचान इसकी 3 से होती है, पहचान इसकी 3 से होती है। ये सिर्फ दीर्घ स्वरों से ही बनते हैं, ये सिर्फ दीर्घ स्वरों से ही बनते हैं। इसका एक उदाहरण देता हूँ, ओम। अगर आप ओम लिखोगे तो इस तरह लिखा जाता है। तो ठीक है, आगे अपने बात करते हैं स्वरों के वर्गीकरण में नंबर 2। तो अपने बात कर रहे थे स्वरों का वर्गीकरण में, अपने बात कर चुके हैं स्वरों का वर्गीकरण में पहला मात्रा के आधार पर। अब अपने बात करेंगे, इसे हम कर चुके हैं, अब अपनी बात करेंगे जीव की मुख्य स्थिति के आधार पर। जीव की मुख्य स्थिति के आधार पर कहने का मतलब है कि जीव की जो मुख्य स्थिति है उसके आधार पर स्वरों को किस तरह बोला जाता है। इसमें 4 प्रकार होते हैं, इसमें 4 प्रकार होते हैं। पहला संवृत, दूसरा अर्ध संवृत, तीसरा विवृत, चौथा अर्ध विवृत। अब आगे बात करते हैं कि संवृत क्या होता है। जब जीव बोलते समय ऊपर से, जब जीव बोलते समय ऊपर जाए, कहने का मतलब है ऐसे स्वर जिनको बोलते समय जीव हमारी तालू को छू जाए, ऊपर चली जाए बिल्कुल,
तो वो कौन कौन सी है? ई, ऊ और ऊ। अब बोल के उच्चारण करके देखें। ई, ऊ और ऊ। तो जीभ की स्थिति है जो ऊपर की ओर उठती है, जीभ की स्थिति ऊपर की ओर उठती है। अब आगे बात करेंगे अर्ध संवृत। अर्ध संवृत में जब जीभ बोलते समय ऊपर से थोड़ा नीचे हो, जब ऐसे स्वर जिनको बोलते समय जीभ की स्थिति ऊपर से थोड़ा सा नीचे हो, मामूली सी नीचे हो, ऐसे स्वर ए और औ, ए और औ। ठीक है। अब आगे कर बात करेंगे विव्रत। जब जीभ बोलते समय नीचे जाए, जब जीभ बोलते समय नीचे की ओर जाए, कहने का मतलब है ऐसे स्वर जिनको बोलते समय हमारी जीभ बिल्कुल नीचे की ओर जाए। ठीक है, निचली साइड हो, मुख की बिल्कुल अंदरली साइड हो। ठीक है, तो ऐसा एक ही स्वर है आ बोल के देखिए, अपनी जीभ की जो स्थिति है वो अंदर की ओर हो जाएगी, जीभ की स्थिति अंदर की ओर हो जाएगी। अब आगे बात करेंगे अर्ध विव्रत। जब जीभ बोलते समय नीचे की ओर से थोड़ा ऊपर उठी हो, जब ऊपर हो जाए। ठीक है, ऐसे स्वर जिनको बोलते समय जीभ ना तो नीचे हो ना ही ऊपर, बोलते समय जीभ की स्थिति नीचे से थोड़ी ऊपर हो, ऐसे 3 स्वर हैं ए, ऐ और औ। ए, ऐ और औ। देखिए, आप बोल के उच्चारण करके देखिए स्वरों का। जीभ की स्थिति ना तो नीचे हो ना ऊपर, नीचे से थोड़ी सी मामूली सी उठी हुई होती है। अब स्वरों के वर्गीकरण के आधार पर तीसरा पॉइंट जो अपने करने जा रहे हैं, जीभ के भाग के आधार पर, जीभ के जो अंदर के भाग हैं, ठीक है, उसके आधार पर। पहला इसमें भाग होता है अग्र भाग, जीभ का जो आगे का हिस्सा होता है। मध्य भाग, जीभ का बिल्कुल मध्य का भाग, ये जीभ की स्थिति है, इसे अग्र भाग बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद अपने करेंगे मध्य है, जीभ का जो बीच का भाग होता है, जीभ का मध्य का भाग। उसके बाद आगे जीभ का पक्ष भाग, यानी ये जो पीछे का हिस्सा होता है, पक्ष भाग। ठीक है, इसमें जीभ के भाग के आधार पर पहले अग्र भाग में 3 स्वरों को बोला जाता है, 3 स्वरों को बोला जाता है। इनका उच्चारण करते समय जीभ के अग्र भाग, जीभ का अग्रभाग उठता है, जीभ का अग्रभाग उठता है। ई, ए, ऐ। आप उच्चारण करके देखना। उसके बाद आ गया मध्य भाग, ए। आप उच्चारण करके देखो, उच्चारण करते समय जीभ के मध्य भाग उठता है, जीभ का मध्य भाग उठता है। अब आगे बात करेंगे पक्ष भाग, जीभ का जो पीछे का हिस्सा होता है, पक्ष भाग। आ, ऊ, औ, औ। बोलते समय जीभ का जो पीछे का हिस्सा पक्ष भाग है वो उठता है। अब स्वरों के वर्गीकरण के आधार पर अब अपने चौथा पॉइंट करने जा रहे हैं, उच्चारण के आधार पर कि स्वरों को उच्चारण के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। अब अपने बात करें 1 मिनट, उससे पहले अपने थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो अपने किया है जीभ और जीभ के मुख्य स्थिति के आधार पर, जीभ के भाग के आधार पर। इनकी एक थोड़ी सी साधन नहीं, अगर इनका मिक्स क्वेश्चन भी आता है तो आप करने में आसानी होगी। क्वेश्चन आएगा, ऐसा कौन सा व्यंजन है जो संवृत भी है और अग्र भी है और जीभ के अग्र भाग से बोला जाता है? संवृत भी है और जीभ के अग्र भाग से बोला जाता है, तो वो कौन सा है? अग्र भाग से बोला जाता है और संवृत भी है। कौन सा है ये? ई और ऐ, ई और ऐ। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ऐसा कौन सा स्वर है जो विव्रत होते हुए जीभ के पक्ष भाग से बोला जाता है? विव्रत होते हुए जीभ के पक्ष भाग से बोला जाता है, तो वो है आ, वो है आ। जीभ की स्थिति के आधार पर ये पक्ष विव्रत है और लेकिन जीभ के भाग के आधार पर पक्ष है, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं मिक्स, तो इस सारणी को आप नोट कर लेना। आगे अपने बात करेंगे उच्चारण के आधार पर। ये 2 प्रकार के होते हैं, निर्नुनासिक और अनुनासिक। कहने का मतलब है एक तो बिना नाक की सहायता से बोला जाएगा और एक को नाक और मुंह की सहायता से बोला जाएगा। निर्नुनासिक
उच्चारण करते समय वायु केवल मुख से ही बाहर आएगी। ऐसे स्वर जिनको उच्चारण करते समय वायु केवल मुख से ही बाहर आए निरनुनासिक स्वर कहलाते हैं। कौन कौन से है जी? ए, कहने का मतलब स्वर तो सारे होते हैं, लेकिन उसमें अनुनासिक में है जो मुख के साथ साथ हवा नाक से बाहर आएगी। आगे अपने उसमें बात करेंगे, पहले इसमें करते हैं। ए, आ, ई, उ, ऐ, ए, औ। ठीक है, इनको बोलते समय मुख केवल हमारे वायु है जो केवल मुख से बाहर आ रही है, इनमें हमारे नासिक पर कोई दबाव नहीं डाला जाए, नासिक से नहीं बोली जाती। ठीक है, आगे इसमें बात करेंगे अनुनासिक मुख के साथ साथ नासिक से भी हवा बाहर आती है। मुख के साथ साथ हवा नासिक से भी बाहर आती है। इन्हें हमेशा चंद्र बिंदु की सहायता से दर्शाया जाता है। इन्हें हमेशा चंद्र बिंदु की सहायता से दर्शाया जाता है। अपने बात करते हैं चंद्र बिंदु ऐ, आ, ई, यानी कहने का मतलब मुख के साथ साथ नाक पर भी वायु का दबाव डलता है। ठीक है, इनको आप अपने उच्चारण के साथ साथ उच्चारण करके देखना, इनको आप समझ जाओगे। अब स्वरों के वर्गीकरण के आधार पर अपना लास्ट पॉइंट है जो वो है अयोगवाही स्वर। अयोगवाही स्वर, अयोगवाही स्वर में दो है, ए और आई, ए और अंग। ठीक है, इनमें अनुनासिक जो बिंदु लगा हुआ है इन्हें इसे अनुनासिक कहते हैं, जिसे नाक की सहायता से बोला जाता है। और ये विसर्ग है, जिसे विसर्ग की सहायता। ये अशुद्ध स्वर है, इनको स्वरों में नहीं गिना जाता, इनको स्वरों में नहीं गिना जाता। तो अपने बात कर चुके हैं वर्ण विचार में स्वर के बारे में। आगे अपने बात करेंगे व्यंजन के बारे में, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपको वीडियो ये मेरा टॉपिक कैसा लगा, अपने सुझाव लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और कहाँ कमी है वो मुझे कमेंटों में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।